Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sat sri akal, namaskar. Buenas tardes, buona tarda, buona sera, kalispera, gundabar, hi and hello to all of you तो listeners और हमारे देखने वाले जहान मीडिया ग्रुप जर्मनी और इसी तरह अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट और इस वक्त आप सुन भी रहे हैं एफएम 91 से फ्रैंकफर्ट और ओफनबाग के सुनने वाले। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप जहां कहीं से भी बेशक शामिल हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के तमाम सुनने वालों को खाऊंगा जनाब Bienvenido a todos, benvingut a todos, bienvenido, welcome and welcome to all. खुश आमदीद, आहलन व सहलन बखैर आगले जी आयानु। प्रोग्राम हमारे मेहमान और मुझे कहते हैं अज़र कियानी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूँ उन अहबाब को, उन शख्सियात को जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई भी आउटस्टैंडिंग काम किया होता है। तो आज की हमारी जो मेहमान है, आपका तारुफ जो है वो मैं कराता चलूँ। सबसे पहले डॉक्टर राफिया मुबारक आपका नाम है, आप जूनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस लंदन में और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हमारे साथ होंगी और आप के बारे में बताता चलूँ कि आप आला तालीम के लिए जर्मनी का आपने रुख किया, स्कॉलरशिप आपने हासिल की और इसी तरह 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलन से आपने पीएचडी किया और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए उनकी पढ़ाई के हवाले से, उनकी स्टडी के हवाले से, तो एक इम्तियाजी हैसियत से आपने जो है वो पढ़ाई की और इसी तरह बेशुमार जो अवार्ड है वो आपने अपने नाम किए और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और इस तरह आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से आपने एमएससी किया, इसके बाद 2010 में 2010 में बीएससी और इसके बाद आपने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से एमएससी किया। इसी तरह आपने जो है गोल्ड मेडल भी आपने लिया और 2018 में डॉक्टर साहबा जर्मनी की जस्टिस लेबिग यूनिवर्सिटी गीजन में एजाजी तौर पर एजाजी स्पीकर के तौर पर आपको मदऊ किया गया। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप बहुत सारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एज अ स्पीकर आप जा चुकी हैं, मदऊ हो चुकी हैं। और आपके पास साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आपके पास जो है डी डैट की जो बाकायदा प्रोफेशनल मेंबरशिप भी आप रखती हैं और इसी तरह आपके बहुत जो है वो रफ़ाई आमा के हवाले से अगर बात की जाए तो रफ़ाई आमा के काम भी, फलाई काम भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। उसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी के अंदर जो है वो जब से आप आई हैं यहाँ पे भी आपने बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिनके ऊपर हम उनसे तफसीली बात करेंगे। और इसी तरह आप रजिस्टर्ड सोल एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर आप उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और इस तरह जर्मनी के अंदर अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल सिंपोजियम एक्सीलेंट वुमेन की ऑर्गेनाइजर भी रही हैं आप। और इसी तरह आप जो है वो आपने जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो अवेयरनेस के हवाले से उसकी भी आप लीड कर चुकी हैं। यहाँ पर जो आलमी मोलियाती जो एक दिन मनाया जाता है उस हवाले से। और जैसा कि इससे पहले मैंने बात की है कि आप रफ़ाई आमा के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और ज़ाती तौर पर आपने जैसा कि पाकिस्तान में डैम फंड के हवाले से जो फंड इकट्ठा किया गया उसमें भी आपने एक खतीर रकम जो है वो ज़ाती तौर पर दी और इसी तरह कोरोना फंड के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया था उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मेरे साथ आज मौजूद होंगी डॉक्टर राफिया मुबारक, उनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपको आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान आपने माशाल्लाह जो पढ़ाई में एक इम्तियाजी हैसियत रखी, वहाँ पे आपने अपने नाम बहुत सारे अवार्ड भी किए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के किस इलाका से है, आपने इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? बेसिकली हम गुजरात से हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब जो एयरफोर्स में थे तो उस घर से वो सरगोदा शिफ्ट हो गए। तो सही हम सारे बच्चों की जो एजुकेशन है वो सरगोदा के एयरफोर्स के स्कूल और कॉलेजेस से ही है। सही। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि माशाल्लाह जैसा कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया आपकी तालीम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, तो माशाल्लाह एक इम्तियाजी हैसियत से आपने जो है वो अपना एक नाम पैदा किया स्टडी के अंदर। मैं चाहूँगा थोड़ी उस हवाले से हमें तफसील बताइएगा कि कहाँ से, किस कॉलेज से आपने पढ़ा, फिर किस यूनिवर्सिटी से आप ने पढ़ा और कहाँ कहाँ पे आपने अपने नाम अवार्ड भी किए। हाँ जी, बिल्कुल। जर्मनी आने से पहले मैंने मास्टर्स एमएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर किया फैसलाबाद से।
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ऑल पाकिस्तान एग्रेरियन टैलेंट अवार्ड विन किया। और इससे पहले मैंने बीएससी ऑनर्स सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, और जबरदस्त। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल विन किया। सही, जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, तो मैं चाहूंगा कि उस हवाले से भी थोड़ी तफसील हमारे जो नाजरीन, जो हमारे सुनने और देखने वाले, उन्हें बताएं। बिल्कुल, यहाँ एक मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैं चूँकि प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, और आज से तकरीबन 14 साल पहले 2006 में मैंने प्री मेडिकल का एग्ज़ाम जब दिया, तो उसमें मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो बीडीएस में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन हमारी सोसाइटी में बाज़ चीज़ें बहुत हावी होती हैं, शायद बीडीएस को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो सही। और मैं उन बैचेस में थी जब ये एंटी ट्रस्ट का जो ट्रेंड होता था, ये हुकूमत सबसे आखिर में रखती थी, और उससे पहले बाकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हो जाते थे। यानी सही। जिन लोगों का मेडिकल में नहीं हुआ, उनको फिर किसी और तरफ जाना पड़ता था। तो मैंने एग्रीकल्चर बाय चॉइस तो चूज नहीं किया, क्योंकि मैं एफएससी में 900 नंबर लेने के बावजूद भी सक्सेसफुल ना हो सकी एंट्री टेस्ट में, और बीडीएस में चूंकि फैमिली ना मान सकी, तो फिर मुझे ये मेडिकल की फील्ड छोड़ना पड़ी, और मैंने बिल्कुल। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की बाय चॉइस नहीं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे। लेकिन फिर चूंकि मुझे पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था, और हमारी फैमिली में भी पढ़ाई को बहुत तरजीह दी जाती थी, तो मैंने फिर अपनी पूरी एफर्ट्स वहाँ सर्व की। और 8 सेमेस्टर्स पे मुहित ये बीएससी ऑनर्स का कोर्स था, जिसमें 8 में से 7 सेमेस्टर में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, और एक जबरदस्त। सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई, और उसकी रीजन भी ये थी कि मैंने चूंकि सेमेस्टर लेट ज्वाइन किया था। तो सही। ये 8 सेमेस्टर पे मोहित बीएस ऑनर्स की डिग्री जो है, ये मैंने गोल्ड मेडल के साथ विन की, और मुझे जबरदस्त। साथ 30,000 कैश प्राइज दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। और चूंकि मेरे वालिद एयरफोर्स से थे, तो अगर एयरफोर्स में होने की वजह से हमें ये एज है कि जब हम किसी डिस्टिंक्शन पे आते हैं, तो हमें एयरफोर्स वाले भी अवार्ड करते हैं। तो अच्छा। 30,000 माशाल्लाह। मुझे शहीद फाउंडेशन ने, और 30,000 मुझे फौजी फाउंडेशन ने अवार्ड किया था उस ईयर में। जबरदस्त। अच्छा राफी, आपने जिक्र किया कि आपने जो है वो मेडिकल की आप स्टूडेंट थी, तो अचानक से आपको एक दूसरा वे इख्तियार करना पड़ा, और वो भी ऐसा कि बड़ा मुश्किल होता है, उसकी तरफ बड़े कम लोग जाते हैं, तो क्या कैसा फील हुआ, कैसे आपने उसको मैनेज किया? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूँ कि मेरी लाइफ का जो सोचने का टर्निंग पॉइंट था, वो यही था। क्योंकि आप देखें कि हमारी सोसाइटी में जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, इसको एक आइकन समझा जाता है ना। सही। और यहाँ मैं ये भी आपको हवाला दूंगी कि मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि मेरे पेरेंट्स को पढ़ाई का बहुत शौक था, और हम 4 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 भाई और 2 बहनें। तो सही। बस डॉक्टर और इंजीनियर्स ही हमारे टारगेट पेरेंट्स की तरफ से सेट किए गए थे। तो अच्छा। मेरे बड़े भाई जो है वो माशाल्लाह इंजीनियर हैं, अच्छा। फिर मैं हूँ, छोटे भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं एमबीबीएस, और जो छोटी सिस्टर है वो पीएचडी कर रही जर्मनी से। तो सही। अब देखिए, जब मैं वालिदैन का वो सेट किया हुआ एक गोल कि मैंने एमबीबीएस करना है, उसमें सही। नाकाम होगी एक किस्म का। ऑल्दो मैंने 897 मार्क्स लिए, 2006 की बात है, हम्म। लेकिन वो बीडीएस को भी हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं जाना जाता था कि एमबीबीएस डॉक्टर लड़की हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, और बीडीएस ये डॉक्टर्स नहीं होते। तो उस चीज को फिर मैंने बहुत सेंस किया कि यहाँ हमारी जो सोसाइटी है, इसमें तो डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, वो हम्म। एक आइकन सी बन गई है कि इंजीनियर सही। और डॉक्टर के अलावा शायद हम किसी और फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली, तो जब एग्रीकल्चर में मेरा एडमिशन हो गया, तो फिर मैंने अपने दिल में ये अज़म किया कि फील्ड तो जो भी हो, इंसान उसमें मेहनत करके अपने आप को मनवा सकता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें भी एक ये मिथ था कि एक लड़की का एग्रीकल्चर में होना बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात थी। बिल्कुल तो ऐसा हमारे नहीं है। बैच में बजाते खुद हम 5% आप कह लें लड़कियां थी, लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ ट्रेंड बढ़ रहा। तो मैंने लड़कों जहाँ मेजोरिटी है उसमें भी ये चीज मनवाई कि लड़कियां जो हैं वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है, और मैं बिल्कुल। अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा मेडिकल में अगर नहीं हुआ और मैं इस फील्ड में आ गई, तो इसने मेरा जहन इस चीज में खोला कि दुनिया में इंजीनियर और डॉक्टर्स के अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छा किया आपने। और
हम समझते हैं कि आपने एकदम से जब आपकी ज़िंदगी में भी या कोई भी एकदम से चेंज आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और फिर आपने उसमें एक आला कारकर्दगी भी दिखाई, अच्छे इम्तियाजी हैसियत से आपने उसको जो है वो पास किया। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप सुन और देख रहे हैं अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से FM 91 से प्रोग्राम हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर राफिया मुबारका, आप जो हैं वो जूनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोबरन्स लंदौ में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी तालीम के हवाले से, और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें बात करेंगे यहाँ की जर्मनी के अंदर जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से यहाँ पे आई, और इस हवाले से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 00491577099117 पर। काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ शामिल हैं, आपके मैसेजेस को मैं लूँगा, लेकिन अब प्रोग्राम के आखिर में आपके मैसेज भी शामिल करूँगा। अगर सवाल करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट इस वक्त हमें सुन रहे पाकिस्तान से या कहीं से भी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर यहाँ की स्टडी के से रिलेटेड, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें जो है 0049157709311717 पर, इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो राफिया, हमें ये बताइएगा कि थोड़ी सी अब आते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी आपने स्कॉलरशिप ली, बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहूंगा कि इस हवाले से बताइए और साथ साथ अपनी रिसर्च के हवाले से भी मैं बताइए। हाँ जी, जब मैंने MSc ऑनर्स किया, अभी मैं 3rd सेमेस्टर में थी, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए मेरी कोई भी डिग्री जो है ना, वो 2 डिग्रियां एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज से नहीं है। तो जब मैंने BS ऑनर्स कर लिया सौदा यूनिवर्सिटी से, तो मुझे लगा कि मैंने यहाँ 4 साल में जो सीखा मुझे अपना चेंज करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर, चूंकि उसका मदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, और मैंने मास्टर वहां से कंप्लीट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 साल में इसको थोड़ा एक्सपोज किया, अब मुझे कुछ और सीखना चाहिए। तो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का ये भी एडवांटेज है कि वहाँ फॉरेन क्वालिफाइड स्टाफ है जो आपको गाइड कर सकते हैं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जर्मन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास जो बैकग्राउंड डिस्टिंक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये जो जर्मनी का स्कॉलरशिप है डे ये काफी कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एक तो आपके पास एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, यानी आप एक आइडिया प्रपोज करते हैं, और फिर आप जर्मन प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट करके उस आइडिया को रिफाइन करते हैं, और फिर आप, अगर वो जर्मन प्रोफेसर इस बात पे एग्री हो जाए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इस पे रिसर्च यहाँ कर सकते हैं, तो फिर हमें जर्मन गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो आपको वो प्रोफेसर लेटर ऑफ इन्विटेशन देता है, और फिर आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं DRA को, और वो एप्लीकेशन हमारी जर्मनी आती है, और फिर यहाँ से सिलेक्शन होके और आप नॉमिनेट होते हैं। आपने सवाल किया मेरी PhD रिसर्च के बारे में, तो मैंने PhD यूनिवर्सिटी ऑफ कलोन से की, 2018 में कंप्लीट की, और जो मेरा PhD टॉपिक था वो मैंने फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ E2 लाइगेज जीन जो है 4-2, उसको मैंने कैरेक्टराइज किया फॉस्फेट स्टार्वेशन में और माइकोराइजल सिम्बियोसिस में। तो मैंने इस जीन को जो कि इन्वॉल्व होता प्लांट के अंदर फॉस्फेट की ट्रांसलोकेशन के लिए, इसको मैंने कैरेक्टराइज किया कि ये किस तरह प्लांट की हेल्प करता जब प्लांट के पास सॉइल में फॉस्फेट की कमी हो। और दूसरा एस्पेक्ट जो मेरी रिसर्च का था वो ये था कि जब प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन बन जाए, यानी प्लांट और माइकोराइजा आपस में इंटरेक्ट करें, तो फिर इस जीन की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए फिर मैंने प्लांट का ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी किया, जिसको हम जीन एनालिसिस कहते हैं। ये मेरी रिसर्च है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अक्सर जो है वो लोग, जितने भी स्टूडेंट्स स्पेशली हमारे, वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग जहाँ इंग्लिश कंट्री को ही सिलेक्ट करें, तो आपने जर्मन को क्यों सिलेक्ट किया, जर्मनी को ही क्यों सिलेक्ट किया? अच्छा, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एजुकेशन और जॉब मेरे ख्याल से जर्मनी में 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। PhD की डिग्री जो है पूरे जर्मनी में आपको बहुत आसानी से इंग्लिश में हेल्प करती, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं रिसर्च, और वहाँ आपको जर्मन जुबान कोई हर्डल नहीं बनती। लेकिन जहाँ तक स्टडी की बात की जाए तो जर्मनी कोई इस तरह अलग नहीं है कि मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ जर्मन का मसला ना होता। लेकिन अगर जॉब की बात की जाए, जॉब मार्केट, हाँ, फिर ये सवाल बहुत वैलिड है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में आसानी से आपको जॉब मिल सकती, और जर्मन जो है इसमें आपको पहले जर्मन सीखनी पड़ती।
तो जहां तक صحیح एजुकेशन का ताल्लुक है, खासकर पीएचडी डिग्री का, तो वहां जर्मन इतनी हर्डल नहीं बनती। बाज यूनिवर्सिटीज जो है वो मास्टर्स के बाद कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर करती हैं, सब यूनिवर्सिटीज नहीं करती। और صحیح बैचलर्स मेरे ख्याल से मोर देन 99% यहाँ जर्मन में ही होता है। सही। अच्छा, आप मैं बात करूंगा अभी स्पेशली लड़कियों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पर अकेले आना, फिर थोड़ा जाहिर सी बात, आप जैसे समझते हैं कि हमारे कल्चर को थोड़ा सा वो समझा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमें ये बताइएगा कि लड़कियाँ जो बाहर आना चाहती हैं, यहाँ पे पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने की ख्वाहिश है उनकी यहाँ की, और बैरून हर लड़की और लड़के की ख्वाहिश होती है कि हम बैरून मुल्क जाके आला तालीम हासिल करें। तो स्टार्ट में क्या मुश्किलात हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा आप जो है वो हमारी जो नई यहाँ पे स्टूडेंट आने वाली हैं या फिर इरादा रखती हैं यहाँ पे पढ़ने का, उनके लिए आप क्या कहेंगी? एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने बाहर आना है और तो स्कॉलरशिप मेरे नज़दीक बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अगर आप खुद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं तो वो एक एक जो तालिब इल्म है उसके लिए बर्डन है, क्योंकि उसने फिर उस सारे फाइनेंशियली भी अपने आप को हैंडल करना है। तो सही। अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये एक कम्पिटिटिव प्रोसेस है, और इसके लिए 1 या 2 दिन में आप तैयारी नहीं कर सकते, बल्कि ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जितना स्ट्रांग है, आप शुरू से कितने मेहनती और हार्ड वर्किंग हैं, ये उस चीज पे होगा। तो मैं यही कहूंगी स्टूडेंट्स को कि वो मेहनत रखें और स्कॉलरशिप्स को देखें, अपने आइडियाज के साथ आए, अपनी सोच डेवलप करें, तो वो कामयाब हो सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे जो इनिशियल जो मुश्किलात हैं, जो डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे, जब एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है, तो उस हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा बताएं कि क्या कुछ मुश्किलात आती हैं शुरू में यहाँ अगर पे। आप पर्टिकुलरली जर्मन की बात करते हैं तो जर्मनी में तो सबसे बड़ा मसला जो आपको आते सार होगा वो तो जुबान ही का होगा, सही। क्योंकि जर्मन कौम अपनी जुबान से ज्यादा अटैच्ड है। तो पब्लिक प्लेस पे आपको अगर कम्युनिटी से निगोशिएट करना पड़ा, बात करनी पड़ी, तो आपको जर्मन जुबान आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ रेजिडेंस भी बजाते खुद एक वो बड़ा मसला है, अगर आप वेल प्लान नहीं हैं और यहाँ आप यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल नहीं ले सके किसी वजह से, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो यूनिवर्सिटी हर एक को हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दे सकती। बिल्कुल। उसके अलावा फिर यहाँ ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ है कि आपने जब किसी सिटी में आना है तो आपने उसके रात हाउस जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके लिए भी जब आप ऑफिशियल से मिलेंगे तो वो जर्मन जुबान से नहीं हटते, तो भी आपको कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा। फिर स्टूडेंट्स अगर सेल्फ फाइनेंस पे आए हैं तो उनको हमेशा ये फिक्र रहती है कि हमने, अगर वो 1 साल की तो बैंक स्टेटमेंट दे आए हैं, डिपॉजिट कर आए हैं, लेकिन उनको अपने अगले साल के लिए फिर फिक्र रहती है कि हमने यहाँ अपनी अर्निंग करनी है, तो वो फिर शॉर्ट जॉब्स जो मिनी जॉब्स होती हैं उनके पीछे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी उनको तालीम से थोड़ा डाइवर्ट करने में जो एक बायस बनती है, इसलिए बेस्ट ये होता है कि अगर आप स्कॉलरशिप विन करके यहाँ आए तो सहूलत हो जाती। बाकी जहाँ तक यूनिवर्सिटी का इंटरनली मामला है, तो हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और हर यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता, जहाँ वो गैर मुल्की या बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स को डील कर रही होती। तो पब्लिक प्लेस पे तो आपको जुबान का या ब्यूरोक्रेटिक जगहों पे मसला हो सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट करती है हर तरह से। सही। हमारे साथ एक सवाल मौजूद है। अनीला अली, आप इस्लामाबाद से, आपने मैं ज्वाइन किया और कहती हैं कि डॉक्टर राफिया से मुझे मालूम करना है कि मैंने बीएससी किया है, तो क्या मैं जर्मनी किसी भी किस के लिए मैं जॉब अप्लाई कर सकती हूँ स्टडी के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, अगर उन्होंने बैचलर्स किया है तो वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सवाल थोड़ा-सा इनकम्प्लीट है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस फील्ड में बैचलर्स किया, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि जी जी। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी तो आपको हर जगह इंग्लिश में मिल जाएगी, लेकिन मास्टर्स कोर्स देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज़ इंग्लिश में ऑफर कर रही हैं, और अगर वो जर्मन में करना चाहती हैं तो फिर उनके पास सारी फील्ड्स की ऑप्शन है, वो जिस मर्ज़ी में मास्टर्स कर लें। लेकिन अच्छा। उनके अच्छा, आप मुख्तसर ये जवाब। बताइएगा कि वो कहाँ से ये सब चीज़ें हासिल कर सकती हैं? कोई वेबसाइट आप बता सकती हैं कोई? हाँ जी, बिल्कुल, जो डीएएडी है ये जर्मनी का सारी यूनिवर्सिटीज का इसका एक डेटाबेस बना हुआ है, सही। और वहाँ एक चीज लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से कोर्सेज किस लैंग्वेज में ऑफर करवा रही हैं। जी। डीएएडी इसके नाम से है।
सही। अच्छा, राफिया ये बताइएगा कि आप जब यहाँ पे आई तो आप स्टार्ट में आपने जॉब आसानी से आपको मिल गई? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जर्मन मार्केट बहुत जॉब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, और जिस तरह आप मेरा गेटअप भी देख रहे हैं तो ऐसी लड़की के लिए और ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बिल्कुल। क्योंकि ये मुस्लिम सोसाइटी नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब 2013 में मैं जर्मनी आई, और उसके थोड़े अरसे बाद जर्मनी में जो पनाह गजीन थे उनके आने का ट्रेंड हो गया। तो 2015 में मैं खुद पर्सनली रेसिज्म का विक्टिम बन चुकी हूँ जर्मनी में। मेरे अच्छा। ऊपर बड़ा सीवियर थ्रेटनिंग किस्म का अटैक हुआ था। मेरी आंखों में जैसे चिली स्प्रे होती हैं, मिर्चें, वो डाल दी गई थी, और अच्छा। ये चीज मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी तक ले गई। तो तब उस तरह चूंकि मुझे जर्मनी आए हुए अभी 2-3 साल हो गए थे, तो मेरा माइंड ये चीज बनने पे तैयार होने लग पड़ा कि जर्मन मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब मैं तालीम खत्म करके और जॉब मार्केट में आऊंगी। उसके सही। बाद जब मैंने 2018 में अपनी डिग्री कंप्लीट की और मुझे डॉक्टर टाइटल मिल गया, उसके बाद जर्मनी में एक ये भी लॉ है कि अगर आप जर्मन ग्रेजुएट हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा देती। तो मैंने सही। वो जॉब सर्च वीजा अवेल किया, और उसके बाद ही मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट की। तो बीइंग अ मुस्लिम लेडी आई नेवर शेक हैंड विद मेल्स। तो ये चीज भी इंटरव्यू में मेरे लिए एक वो बड़ा मसला बनी कि जब बिल्कुल। मैं पैनल में बैठे हुए मर्दों से हाथ मिलाने से इनकार करती थी, सही। और फिर लोग मुझे इस तरह के मशवरे देने लगे कि आप अपना लिबास बदलें अगर आप जर्मनी में जॉब करना चाहती हैं, या सही। आप अपनी सीवी में से अपने ये स्कार्फ वाली फोटो हटा दें। हम्म। लेकिन वालिदैन की दुआएं और अल्लाह ताला की मदद से मेहनत मैंने जारी रखी, और मैंने तकरीबन 450 जॉब पोस्ट पे अप्लाई किया अच्छा। जर्मनी में। फिर जाके मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉग्निस लंडाउ से जूनियर प्रोफेसरशिप ऑफर हुई। लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी एक बात बता दूं कि मैंने पीएचडी के बाद या फिर पूरी लाइफ में मेरे पास एक दिन का भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। और सही। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपका अगर फर्स्ट जॉब टाइटल मिल जाए जूनियर प्रोफेसर, तो ये बजाते खुद एक डिस्टिंक्शन है, क्योंकि मैंने अभी सही। पोस्ट डॉक्टरेट नहीं किया। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर आपका अज़म पुख्ता है और अल्लाह ताला की मदद है, वालिदैन की दुआएं हैं, तो आप अचीव कर सकते चीजों को। मैंने देखा जो आजकल की नौजवान नस्ल है ना, उसको डिग्री कंप्लीट होने होने के फौरन बाद जॉब चाहिए, सही। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। आप हार्ड वर्क करें, आप मुस्तकिल मिजाज रहें और सब्र से काम लें, तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं अपना देसी रेडियो फ्रैंक FM 91 से, और जहां टीवी के सेट से प्रोग्राम। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राफिया मुबारका। आप जूनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस लंदौ जर्मनी में, और इस वक्त आप हमारे साथ अपनी वो बातें शेयर कर रही हैं जो उनके साथ बीत चुका है। जब आप वो इनिशियल में यहाँ पे आई जर्मनी के अंदर एज अ स्टूडेंट, उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट किया, फिर जहाँ भी आपने जॉब जो है वो इख्तियार की। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं 0049157709311717 पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या फिर आप हमारी फेसबुक पे अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट एंड जहान TV पर आप आ सकते हैं, और वहाँ पे कोई अगर आप सवाल करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर और जर्मनी में इंटरेस्टेड है आप पढ़ाई के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त आप हमें सवाल भी कोई भेज सकते हैं, आपका सवाल मैं उन तक पहुंचा सकूंगा। अच्छा राफिया, मुझे बताइएगा, क्या आप सोचती हैं कि आपकी इन खूबियों का फायदा जो है वो पाकिस्तान को भी पहुंचना चाहिए? तो इस हवाले से कोई प्रोजेक्ट शामिल रखती हैं, या अपने ज़हन में कोई ऐसा काम रखती हैं जो कि जर्मन और पाकिस्तान को मिला के आप कोई कुछ काम करें? ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से एक फौजी की बेटी होने की हैसियत से हुब्बुल वतनी का जज्बा बचपन ही से ही हम बच्चों में सही। कूट कूट के भर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह आपने वो जिक्र किया, जो फंड रेजिंग में भी इसके पीछे नियत यही होती है कि हम जिस तरीके से भी अपने मुल्क की मदद कर सकें। और दूसरा, जब मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने एज अ वॉलंटियर सर्व किया अपनी यूनिवर्सिटी को, और स्टूडेंट्स मेंटोरिंग और उनकी कैरियर प्लानिंग में हेल्प
हेल्प करती थी और ये सिलसिला अब भी कंटिन्यू है। अगर जब भी कोई स्टूडेंट्स हमसे कोई गाइडलाइन लेना चाहता है तो मैं बहुत ओपन हूँ। और उसके अलावा जो जर्मनी की एक रोजी फाउंडेशन के नाम से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली मैं उसकी हेड ऑफ ऑपरेशंस इन एशिया अपॉइंट हुई हूँ। और इसको ज्वाइन करने का भी मकसद सिर्फ यही है कि हम किस तरह से अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। सही। और मैं यहाँ एक और बात वाज़ेह करना चाहूंगी कि यहाँ फेसबुक पे एक जॉब पोर्टल है, जॉब एंड स्टडी इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानीज, तो जी उसमें भी मैं एज मेंटोर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और उसमें पाकिस्तानीज के लिए ही है कि हम जो लोग यहाँ जॉब या स्टडी करना चाहते हैं हम किस तरह उनकी हेल्प करें। और सही। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंटली अभी मेरी शादी हुई और मैं लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड के भी इंटरेस्ट मुझसे मिलते जुलते कि हम फलाही कामों में बहुत एक्टिव होते हैं और स्पेशली जबरदस्त। पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमसे कैसे फायदा हो। तो सही। मेरे हस्बैंड खुद एक बहुत इंटेलेक्चुअल और एक सक्सेसफुल पर्सन है जो कि पाकिस्तान से जर्मनी आए और उन्होंने फिर जर्मन में अपनी जगह बनाई। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ बिजनेसमैन एंड बिसाइड दिस ही इज अ वेरी नाइस राइटर। तो अब हम लोग ये प्लान कर रहे हैं आपस में कि हम उनकी इस राइटिंग कैपेबिलिटी से ये फायदा उठा के हमने कुछ अपने एम सेट किए हुए कि हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जो अगर पाकिस्तानी वहां है या बेशक यहाँ है तो हम बच्चों की जो तरबियत है उसमें हम किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्पेशली आप देखें जो जर्मन में मुस्लिम बॉर्न पाकिस्तानी या फिर इन जनरल मुस्लिम बॉर्न बच्चे हैं, उनकी जो परवरिश है उसमें हमें एक एडिशनल काम करना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी बहुत डिफरेंटली मूव कर रही। और दूसरा जो हमने एक एम सेट किया हुआ कि जो नई नस्ल है उसको इस चीज की आगाही दी जाए कि वो अपनी एक मुनफरिद सोच रखें, यानी वो ब्लाइंड फॉलोइंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको खत्म होना चाहिए। और तीसरा कि आप एक मुकालमे की एक जो अच्छी फिजा जो है ना उसे क्रिएट करें। आप अपनी बात कहें, दूसरे की बात सुने और आप एक बात को बर्दाश्त करने का आप अपने अंदर मादा पैदा हौसला करें। पैदा है। सही। मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि हम यूथ या पाकिस्तानी जो हैं उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए हम ये आइडिया रखते हैं और बहुत जल्द आप इसका एक प्लेटफॉर्म भी देखेंगे। और अगर आप मेरे हस्बैंड की राइटिंग स्टफ देखना चाहें तो उमर कमाल के नाम से उनका फेसबुक पेज भी है। जी जी जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बल्कि उनको भी कभी अपने प्रोग्राम में शामिल करूं। ये तो अच्छा किया कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी उनके हवाले से भी। तो अच्छा, आप रोजी फाउंडेशन का आपने जिक्र किया, इसके हवाले से भी मैं बात करूंगा तफसील से। लेकिन एक बात, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो एग्रीकल्चर से है, तो जैसा कि पाकिस्तान में कुछ माहिरीन जो है के मुताबिक ट्यूबवेल और दीगर जराए से ज़मीन से पानी निकालने से कुछ अरसे के बाद ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती, तो इसमें कितनी हकीकत है? आप क्या कहती हैं इस हवाले से? या जितना मेरा नाकिस इल्म है इसके, क्योंकि आप देखें एग्रीकल्चर बजाता खुद ना एक बहुत बड़ी फील्ड होती। तो सही। एक बंदा अगर ये कहे मैं एग्रीकल्चर से हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सारी एग्रीकल्चर को जानता है ना। तो मेरी पर्टिकुलरली जो स्पेशलिटीज है वो जेनेटिक्स में है। लेकिन जनरली अगर मैं अपनी राय का इजहार करूँ तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि जब आप जमीन से उसका वो जो नेचुरल एक न्यूट्रिएंट है, बल्कि इनफैक्ट पानी बजाता खुद फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जब वो निकाल लेते हैं तो कुछ अरसे बाद वो जमीन फिर अपने वो जो उनकी न्यूट्रिएंट्स होती है उससे वो महरूम हो जाती है, तो वो काबिल काश्त या फिर कम काश्त देती है। तो ये बात सही। ठीक है। सही। अच्छा राफिया, एग्रीकल्चर के हवाले से ये सवाल मेरे जहन में आया है कि आप अभी यहाँ पर हैं, सही है, आप यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में भी आपने पढ़ा, कुछ रिसर्च भी किया, फिर पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है, तो आप क्या समझती हैं कि किन चीज़ों की कमी है जिन वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं ज़राअत में? थोड़ा सा मैं पहले ये बता दूं कि मेरा मास्टर्स और बैचलर्स ऑल दो एग्रीकल्चर में है, लेकिन मेरी पीएचडी का डायरेक्टली एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं है, मैंने जेनेटिक्स में की। लेकिन अच्छा। आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने यहाँ 5-7 साल गुजारे, तो मुझे ये चीजें ऑब्जर्व करना चाहिए बीइंग स्टूडेंट, साइंस की स्टूडेंट या प्लांट जी जी। साइंटिस्ट। तो जो पहली बात मैं आपसे कहूंगी ना, हमारे अंदर शायद अवेयरनेस की बहुत कमी है कि यहाँ का जो फार्मर है, इवन मैंने यहाँ के जो बायोफॉर्म्स है मैंने विजिट किए हुए, यहाँ का फार्मर इतना क्वालिफाइड और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि वो खुद बहुत कुछ जान रहा होता कि उसने किस टेक्नोलॉजी को फॉलो करना, क्या फॉलो करने से मुझे कितना आउटकम आएगा। तो सही। पाकिस्तान में जो है फार्मर्स इतना इक्विप्ड नहीं है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है।
या वो कोई नॉलेज गैप है जो रिसर्च इंडस्ट्री और फार्मर कम्युनिटी के दरमियान होना चाहिए। और दूसरा एक बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी को हम पाकिस्तान से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता फार्मर के पास खुद भी इतने जराए नहीं होते और बिल्कुल। ना ही कोई हुकूमत उनको सब्सिडाइज कर रही होती। लेकिन ये चूंकि अमीर मुल्क हैं और इनकी एग्रीकल्चर बहुत आगे है, तो सही। इसमें फार्मर इंडिपेंडेंट भी होते और वेल इक्विप्ड भी होते, सब्सिडाइज भी किया जाता अगर कोई आफत आ गई है ऐसी नेचुरल, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती कि वो इनको सब्सिडाइज करे। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में हमारा जो किसान है वो इतना उसके पास जराए नहीं है। सही, ज़बरदस्त। राफ़िया, हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आप तक शामिल करता चलूँ कि हमारे जो जितने भी अभी सुनने वाले और देखने वाले हैं, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। हमारे साथ शामिल हुई हैं अनीला अली, आप इस्लामाबाद से शामिल हुई, इसी तरह अस्मा आप हमारे साथ शामिल हुई हैं फ्रैंकफर्ट से और सलाम कहती हैं डॉक्टर राफ़िया को हमारी तरफ से बहुत-बहुत सलाम और बेस्ट विशेज़। और इसी तरह मनदीप कौर आप कहती हैं सत श्री अकाल, सलाम, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राफिया को सलाम और सत श्री अकाल जी। और इसी तरह हमारे साथ शामिल है राजा नासिर भाई, कहते हैं नाइस जी। और राजा नासिर आप यूएई से शामिल है। इस तरह राजा राजा नासिर है हमारे बड़े अच्छे प्रेजेंटर हैं, वो यहाँ से शामिल हैं। फ्रैंकफर्ट से रुबाब गुल आप हमारे साथ शामिल हैं, मुल्तान से थैंक यू सो मच। और मियाँ उज़ैर आप हमारे साथ शामिल है, फैसलाबाद से सलाम कहते हैं। और राजा अजय क्यानी साहब आप यूके से हमारे साथ शामिल है, बहुत शुक्रिया। ज़ाउद कुरैशी साहब आप हमारे साथ शामिल हुए। और इंतज़र आप हमारे साथ शामिल है, नाइस कहते हैं हाय जी। और शाजिया एजाज कहती है जी अप्रिशिएट योर एम्स टुवर्ड्स यूथ, थैंक यू सो मच जी। शाजिया एजाज कहती हैं गुड जॉब, कीप इट अप मिस राफिया। मोहम्मद इलियास भाई आप हमारे साथ शामिल हैं, मोहम्मद अली इस्लामाबाद से आप हमारे साथ शामिल हैं। और शाजिया एजाज फिर से आप हमारे साथ शामिल हुई, लिखती हैं बेस्ट ऑफ लक राफिया जी। जी एम कटाना आप हमारे साथ शामिल हैं, सलाम फ्रॉम बोन जी, आप बोन से हमारे साथ शामिल हैं। इसी तरह राजा एली आप हमारे साथ शामिल हुए पेरिस से और सलाम कहते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा काम है आपका, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम अभी बात करेंगे आपकी, जैसा कि रोजी फाउंडेशन का आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से आप बताइएगा कि रोजी फाउंडेशन बेसिकली है क्या, क्या काम कर रही है। और माशाल्लाह से आप इसकी एशिया से आपको हेड मुकर्रर किया गया है, ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है बीइंग पाकिस्तानी कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमें रोजी फाउंडेशन के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि क्या कुछ उस पर किया जा रहा है। या आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। रोजी फाउंडेशन जो है ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको रिसेंटली जर्मनी से जो है वो रजिस्टर्ड करवाया गया और जर्मन फंडिंग भी विन की गई। तो जो इसका हेड है या फाउंडर है वो इनफैक्ट नाइजीरिया से है और हमारी मुलाकात इधर कॉब्लेंस में ही हुई थी क्योंकि मैं बहुत एक्टिव होती इस तरह की सर्विसेज में। और जब मुझे रोजी फाउंडेशन का पता चला कि ये लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम मुहैया कर रही, यानी देखें जर्मनी में तो एक ये भी मसला है कि यहाँ जो गैर मुल्की आ रहे होते उनको अपने राइट्स का नहीं पता ना, सिटीजन राइट्स का नहीं पता, उनको एज अ एम्प्लॉय अपने राइट्स नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि जर्मनी में हमने वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी। तो अभी इसका जो इनिशियल स्टेज थी वो जर्मनी से ये स्टार्ट हुआ कुछ महीने पहले। तो अब ये चूंकि यहाँ से रजिस्टर हो गया तो मैं उसकी जितनी भी कन्वेंशंस होती थी उसमें बहुत एक्टिव थी। और फिर उसके फाउंडर को जब पता चला कि मैं साइंटिस्ट भी हूँ तो उसने फिर मुझे इनवाइट किया कि आप क्यों नहीं हमारी अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनती और लोगों को बताएं कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह की जाती। तो मैंने तो बड़ा ओपन हार्टेडली उनकी ये इन्विटेशन एक्सेप्ट की, तो उन्होंने मुझे अपनी उस यूनियन का पार्ट बना लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इस रोजी फाउंडेशन को मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपेंड करेंगे क्योंकि अब उनके पास फंडिंग्स हैं। तो इस तरह उन्होंने फिर मुझे एशिया का हेड ऑफ ऑपरेशन बना दिया और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह जो लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, जो बेसिक उनकी नीड्स हैं सेहत के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनके घरों के हवाले से। तो ये इसका काम है। सही। अच्छा राफिया, में ये बताइएगा कि जब से आप एशिया की आप हेड मुकर्रर हुई हैं, तब से कोई प्रोजेक्ट आपने किया है वहाँ के लिए, एशिया के लिए?
अभी हमने इन प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करना, अभी आप देखें कि हम इसी फेज में हैं कि हमने प्रोजेक्ट फंडिंग विन की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास पहले रिप्रेजेंटेटिव्स हों कि जिनके थ्रू आप वो चीजें डिस्कस कर सकें उस जगह की, और फिर उनके थ्रू वहां फंडिंग पहुंच सके। तो अभी हमने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि रोजी फाउंडेशन बजाते खुद अभी बहुत रिसेंटली जो है ये रजिस्टर्ड हुई। तो अभी हम रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको अपॉइंट कर रहे, और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी मीटिंग रखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। जी सही। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं FM 91 से और अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट और जहान टीवी जर्मनी के नेटवर्क से। और हमारे मेहमान मैं हूँ ज़कियानी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राफिया मुबारका। आप जूनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस लंदन में, इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ शामिल हैं। हमने बात की उनकी स्टडी के हवाले से, पाकिस्तान स्टडी के हवाले से, फिर आप जर्मनी के अंदर आए, जर्मनी के अंदर जो शुरू में मुश्किलात हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, कैसे दाखिला लिया जाए, कैसे आप यहाँ पे रह सकते हैं, कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके साथ जो है वो जैसा कि वो स्कार्फ पहनती हैं, तो इस हवाले से उनके साथ एक जो है वो हादसा भी पेश आया। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात की। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, जैसा कि इस प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने जिक्र किया कि डॉक्टर राफिया ज़ाती तौर पर आप जो है वो एक तो आप रोज़ी फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हैं, आप हेड मुकर्रर हैं एशिया से उनकी, लेकिन ज़ाती तौर पे भी आप जब डैम फंड के हवाले से बात की गई तो आपने 1 लाख की खती रकम जो है वो पाकिस्तान जो है वो भेजी। इसी तरह अगर बात की जाए कोविड-19 की, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब ऐलान किया इस हवाले से, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो आपने 1 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान भेजा। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर राफिया जी, आप हमें ये बताइए कि हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो क्या किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान के अंदर। खैर अभी अगर बात की जाए तो अब तो हालात जो है वो बड़े संगीन है। यहाँ पे भी जो दिहाड़ीदार तबका है वो यहाँ पे अभी उस हिसाब से नहीं जा रहा, ज़्यादा लोग जो है वो सोशल पर हैं अभी भी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो क्या कहेंगी? ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो ये बात ठीक है कि जिनके पास फाइनेंसिस हैं वो इस तरह भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप मैनकाइंड को एम्पावर करें ताकि वो खुद इस काबिल बन जाएं। तो मैं वो बात करूंगी जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि अगर मैं अपने इस जाती लेवल की बात करूं तो मैं जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी भी मेंटोरिंग और कैरियर प्लानिंग कर रही, और ये वॉलंटियर सर्विस है, मैं इसके लिए कुछ अर्निंग नहीं ले रही, लेकिन सही। वो एक पाकिस्तान का जज्बा है कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी दुनिया में अपना नाम पैदा करें और कुछ करें रिसर्च की फील्ड में। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट जर्मनी आना चाहते हैं, तो चूंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, अगर मैं उनको गाइड कर सकती हूँ तो बिल्कुल वो मुझसे पूछें, जो कि लोग पूछते भी हैं। इसके अलावा अगर कोई जॉब लेना चाहता है जो जर्मनी आ गया, उसको भी हम गाइड करते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुजर चुकी हूँ। मैंने सीवी प्रिपेयर करने के और एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के बहुत कोर्सेज भी किए हुए जर्मन में, जबरदस्त। क्योंकि हर कंट्री का अपना एक फॉर्मेट, अपना स्टाइल होता है एप्लीकेशन का। सही। इसके अलावा मुझे इंटरव्यू स्किल्स के मैंने एक्सपर्टीज ली हुई, और मैंने ऑस्ट्रिया से और चेक रिपब्लिक से मैंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं इस तरह। और अगर मैं दूसरी एग्जांपल कोट करूं, जिस तरह मैंने पहले ही बात की कि जो मेरे हस्बैंड हैं ये बजाते खुद एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो ये पाकिस्तानी हैं लेकिन जर्मनी में तालीम की गर्ज से आए, लेकिन माशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो ये इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तानी के साथ, जो सही। वहां से भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ लेके आते, तो ये भी इनफैक्ट पाकिस्तान को ही बेनिफिट है। तो मैंने आपको वो बताया जो हमारा जाती एक्सपीरियंस है, और इन जनरल भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने मुल्क को याद रखना चाहिए, और वो जिस तरीके से भी थोड़ी बहुत जितने परसेंट भी वो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, उनको अपने एज पे रहते हुए करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर राफिया, हमारे पास एक सवाल है। GM खटाना आप हमारे साथ शामिल है, कहते हैं सिस्टर हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद यू, आई वांट कम्युनिकेट माय एजुकेशन फर्दर मोर। मैंने आप पहले भी जिक्र किया कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसका नाम है जॉब एंड स्टडी इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानी। तो सही। वो ग्रुप बहुत हेल्पफुल है। वो एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानीज के लिए जो कि स्टडी या जॉब में अपनी जगह बनाना चाहते हैं जर्मनी में, तो हम उनको गाइड करते। मैं एज सही। अ मेंटोर ग्रुप को सर्व कर रही हूँ, और सारे मेंबर्स बहुत एक्टिव हैं। आप वहां अपना मैसेज लिखें और हमें पहुंच जाएगा। जबरदस्त। डॉक्टर राफिया मुबारका, आप जूनियर प्रोफेसर हैं
यूनिवर्सिटी ऑफ कोवलेंस लंदौ में आप हमारे साथ इस वक्त बात कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे, बड़ा कुछ मिला स्पेशली हमारे नाजरीन को, हमें जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, स्पेशली आपकी एजुकेशन, पाकिस्तान की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन के हवाले से, यहाँ की जॉब्स के हवाले से बहुत अच्छा लगा। तो मैं आखिर में चाहूँगा कि हमारी स्पेशली जो लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं या यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और स्पेशली नई नस्ल जो और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या आप मैसेज करेंगे आखिर में? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी सोच जो है ना उसको तब्दील करने की जरूरत है। हमें ये ब्लाइंड फॉलोइंग जो है इसको अब छोड़ना होगा, वो जिस लेवल पे भी हो। आप अपनी राय के साथ आएं और एक मुकालमे की फजा पैदा करें सब्र तहम्मुल और मेहनत से, और एक कॉन्टिन्यूटी से अपना जो है ना काम जारी रखें। और अगर नीयत साफ हो और इंसान मेहनत करे तो चले देर बाद सही, लेकिन मेहनत का फल अल्लाह ताला जरूर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दीन इस्लाम का मुताला करना चाहिए और अपनी जिंदगियों में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। सही, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये मदद करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम हमारे मेहमान का वक्त खत्म हो जाता है। सामीन इकराम और नाजरीन इकराम, इस वक्त आप सुन और देख रहे हैं जहान टीवी और अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट FM 91 की नशरियात आप सुन रहे हैं ऑफनबाग और फ्रैंकफर्ट से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और जैसा कि आपने आज की हमारी मेहमान जो है डॉक्टर राफिया मुबारका, जूनियर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कोवलेंस लंदौ से आप हमारे साथ शामिल हुई। आज हमने बात की तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम जो है इसके बाद भी सुना जाएगा। रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, यूट्यूब पे भी आप सुनेंगे, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उससे भी आप सुनेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखते हैं तो मेरे ख्याल में जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं, यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप इस जो है वो इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो अपने मेज़बान, अपने होस्ट आज़कियानी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। यूरोप में पाकिस्तान की आवाज, इमेज पाकिस्तान, जहान टीवी। जहान टीवी। चन 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 चनो चन चूले चूले।